और युद्ध हो रहा है वहाँ, लेके आम पब्लिक मर रही है यहाँ पे ना। सरकार से यही कर रहे हैं, कहना है कि नॉर्मल करो भाई, अपना अपना देखो, क्या गरीब को मारने की क्या जरूरत है। बहुत समस्या है, 2 डब्बा जर्नल और लगा दीजिए। 700 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए गैस है, कौन भराएगा? सरकार के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। जो हुआ काम करने वाले आदमी को मिलेगा तो समझेगा ना कि हमारी सरकार हमारे पीछे है। अगर नहीं दे रही तो हम लोग क्या कर सकते थे। गैस का भाव देखो, पहले 1100 मिलता था, अभी ब्लैक सिलेंडर तो 3000 में मिलता है। और जो होटल का जो गैस है उसका भी पहले 1800 में मिलता था, अभी उसका 5000 कीमत कर दिया है। हर चीज के रेस्टोरेंट सब बार वगैरह सब बंद है। कौन है ये लोग? अगर सब कुछ ठीक है, देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है जैसा कि सरकार दावा ठोक रही है, तो कौन है ये लोग? क्यों ये ट्रेनों में भर भर कर अपने घर लौट रहे हैं? अगर सबको सिलेंडर मिल रहा है तो ये लोग क्यों अपना काम धाम छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो इन्हें एक सिलेंडर के लिए 2500-3000 रुपए तक क्यों देने पड़ रहे हैं? असल बात तो ये कि 2500-3000 रुपए तक देने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। कोविड जैसा पलायन कह देना बेशक जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या ईरान युद्ध ने भारत को पलायन जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है? क्या हालात हैं मुंबई, दिल्ली, सूरत, मोरबी, जयपुर जैसे शहरों के, जहां हज़ारों लाखों की संख्या में लोग काम की तलाश में जाकर बसे, कोविड के बाद दोबारा बसे और अब गैस की किल्लत ने उन्हें एक बार फिर घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। आज शो में बात इन्हीं कामगारों की होगी, बात पलायन की होगी, बात एक अदद सिलेंडर की होगी। बिहार भी चलेंगे जहां 8 महिलाओं की भगदड़ में मौत हो गई, और असम भी जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर घर वापस जाने वालों की भीड़ है। गुजरात में तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनमें काम करने वाले अपने अपने घर लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। दिल्ली की ट्रेनों में भी यूपी बिहार लौट रहे कामगारों की भीड़ है, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से भी आई। एक एक करके देखते हैं। देश में कोविड के बाद पलायन की बात एक बार फिर क्यों छिड़ गई है? पहले मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे टर्मिनस से, रेलवे स्टेशन से आए लोगों की ये बातें सुनिए। स्टेशन पर बोरिया बिस्तर समेटे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल नहीं रहा, बाहर का खाना इतना महंगा हो गया है कि दिहाड़ी की पूरी कमाई पेट भरने में ही निकल जाती है। भूखे मरने से अच्छा है कि गाँव लौट जाए। ट्रेन के इंतज़ार में खड़े समाधान कहते हैं कि जो सिलेंडर 900-1000 रुपये में मिलता था, अब उसके लिए 2500-3000 रुपये देने पड़ रहे हैं। फिर भी सिलेंडर मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गैस का देखो सर, अभी क्या गैस का भाव देखो, पहले 1100 मिलता था, अभी ब्लैक सिलेंडर तो 3000 में मिलता है। और जो होटल का जो गैस है उसका भी पहले 1800 में मिलता था, अभी उसका 5000 कीमत कर दिया है। हर चीज के रेस्टोरेंट सब बार वगैरह सब बंद है। यही तो है, सब दिक्कत चालू है अभी। इसकी वजह से पब्लिक क्या गाँव जा रही है, इसकी वजह से। मुंबई से ही एक और शख्स को सुनिए। एमपी के पन्ना के रहने वाले अहमद खान कहते हैं कि यहाँ सिलेंडर मिल नहीं रहा। गांव में कम से कम लकड़ी के चूल्हे पर तो खाना बन जाएगा, भूखे तो नहीं रहेंगे वहाँ पर। गांव में गैस नहीं मिलेगा तो अपने पास लकड़ी है और अपना जो कंडे वगैरह रहते हैं ना, उससे हम लोग घर में अपने, हमारे घर में जो आंगन में चूल्हा जलता है उसको यूज करेंगे। महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, हर चीज में बढ़ गई है। दूध पकड़ लो आप, ऑयल पकड़ लो, और खाने पीने की जो चीजें हैं सब बढ़ गई है। भले 10 पैसा बढ़ा है लेकिन बढ़ गया है। मुंबई से कामगारों के पलायन पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। पिछले हफ्ते 5 दिनों तक द इंडियन एक्सप्रेस ने शहर से निकलने वाली 3 ट्रेनों पर नज़र रखी। उत्तर प्रदेश जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस, बिहार के लिए एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस और पश्चिम बंगाल के लिए सीएसएमटी हावड़ा मेल। इन ट्रेनों को जानबूझकर चुना गया क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश मुंबई आने वाले प्रवासियों का सबसे बड़ा सोर्स है। बिहार और पश्चिम बंगाल भी टॉप राज्यों में आते हैं, इसलिए इन ट्रेनों को चुना गया। अखबार ने 5 दिनों तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्रवासियों के बीच बिताया समय और उनसे बात की। रिपोर्ट में लिखा कि जिन 130 लोगों से बातचीत की गई
उनमें से 62 ने कहा कि एलपीजी संकट की वजह से घर लौट रहे हैं। एलटीटी पर 70 में से 40 लोगों ने वापस जाने की ये वजह बताई। सीएसएमटी पर 50 में से 22 लोगों ने ये वजह बताई। मुंबई से अब जयपुर जरा चलिए। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस जैसे ही जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जाने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ इस पर टूट पड़ी। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी जैसी स्थिति दिखी। अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस में भी जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी ये ट्रेन, तो यही हालात कमोवेश इस ट्रेन में भी दिखे। ट्रेन में घुसने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। ध्यान से आप देखेंगे तो ये लोग सामान लेकर लौट रहे हैं। आज तक के शरद कुमार ने पंकज और अनीस से बात की। दोनों जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल इलाके में केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। 3 दिन पहले मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की बात कहकर हिसाब कर दिया सबका। ये लोग काम के मारे थे, लेकिन जयपुर से भी बड़ी संख्या में वापस लौट रहे लोगों का कहना है कि उन्हें गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है उसके दाम चुकाए नहीं जा सकते। समस्या है, 2 डब्बा जर्नल आओ लगा दीजिए। और लगा दीजिए और 2 डब्बा जर्नल आओ लगाइए पीछे। ऐसी इमरजेंसी क्या है जाने की? समस्या ये है कि भीड़ में गैस है, गैस गरीब लोग 700 रुपए दिहाड़ी या 500 रुपए गैस है, कौन भराएगा? अच्छा, अब बताओ 700 रुपए पेट में खाएगा या गैस भराएगा? किराया देगा क्या? रोड पर चलेगा? फिर मैं भी जा रहा हूँ बिहार। मेरे को लोन लेना है पढ़ाई के लिए। जा रहे हो? कलकत्ता भैया लोग जा रहे हैं। कोलकाता घर है कोलकाता में। कोलकाता में घर है। अभी क्यों जा रहे थे भीड़ भाड़ में? तो हम तो अपना घूर के जा रहे हैं ना, हम तो घूरने आए थे, घूर के जा रहे हैं घर कोलकाता। आप भी जा रहे हो? हम छोड़ने के लिए आए हैं। छोड़ने आए हो तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग कोलकाता पश्चिम बंगाल जा रहे हैं अभी। सर यहाँ पे अगर कुछ खाने के लिए नहीं है, लोग होटल बंद हुआ पड़ा है, तो खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए सब गाँव जा रहे हैं। अब चलिए गुजरात, जहां हज़ारों की संख्या में लोगों की नौकरी छूट गई है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हज़ारों की संख्या में लोग अपने गांव लौट गए क्योंकि उनको एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा। मोरबी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। युद्ध का सीधा असर अब गुजरात मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री पर, सिरेमिक उद्योग पर पड़ा है। सिरेमिक उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि मोरबी में 98% सिरेमिक के कारखाने बंद हो चुके हैं। मोरबी के रहने वाले चंद कुंडारिया का वहाँ पर टाइल्स का काम है। कुंडारिया ने बताया कि 1000 से ज़्यादा सिरेमिक फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इन सब में टाइल्स बनाने के लिए प्रोपेन और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता रहा है। गैस की सप्लाई न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और फिर सप्लाई बंद ही हो गई। कारखाने एक के बाद एक ठप होते गए और अब मोरबी सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक गुजरात के सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने 15 अप्रैल तक सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। नतीजा, हज़ारों की संख्या में बेरोजगार मजदूर। कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाला प्रोपेन और एलएनजी गैस है, उसका भी सप्लाई चेन पे दिक्कत हुई है। इसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे मोरबी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो इधर 10 तारीख से लेके अभी तक 98% पूरे के पूरे शटडाउन होने की कगार पर आ चुके हैं और शटडाउन भी हो चुके हैं। और बाकी रहे 2% प्लांट 26 से 27 मार्च तक भी पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। सो हम ये नहीं कह सकते कि 31 तारीख के बाद कोई भी प्लांट सिरेमिक इंडस्ट्री का चालू रहेगा। तो इसके कारण हमारे साथ जो जुड़े हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेबर्स है, उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उसका भी रोजी रोटी पे सवाल आ चुके हैं। सो इसके बाद हमारे जो सप्लायर्स है, तो हमारे पास ही बेसिकली काम नहीं है, तो उसके पास भी काम नहीं जाएगा, तो उसकी भी इंडस्ट्री शटडाउन होने वाली है। इसके साथ साथ हमारे जो बायर्स है, जो उसको भी पूरे का पूरा जो सप्लाई चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि खास करके हमारी इंडस्ट्री में जो यूज़ होने वाला मेन और हार्ड मटेरियल जो बोल सकते हैं, वो एलएनजी या फिर प्रोपेन गैस रहता है। तो उसका सप्लाई चेन जब तक स्मूथ नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री पूरा का पूरा शटडाउन रहेगा। गुजरात के ही जामनगर में पीतल का बड़ा काम होता है, इसलिए जामनगर को ब्रास सिटी भी कहते हैं। लेकिन ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध ने एलपीजी की सप्लाई पर वहाँ ब्रेक लगा दिया और एलपीजी की सप्लाई रुकी तो ब्रास इंडस्ट्री पर भी ब्रेक लग गया। जामनगर में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 8000 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं जहाँ पीतल का काम होता है। इनमें 2000 से ज़्यादा यूनिट्स पिछले हफ्ते तक बंद हो चुकी थी। आज की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है।
यहाँ बड़े उद्योगों पर भी भारी मार पड़ी है। इस लाइन में 2005-6 से केवीएस चलाते हैं हम। मेरी कंपनी बाथरूम फिटिंग्स बनाती है, तो बाथरूम फिटिंग्स में मैक्सिमम मेरा ब्रास ही होता है, जिसमें आजकल जो ब्रास में जो भी पार्ट्स आता है ना, वो कंपोनेंट्स आता है, वो मैक्सिमम कहीं न कहीं एलपीजी उसमें सब यूज होता है। तो उसके लिए हम भी थोड़ा परेशान है। आज जामनगर में जो फोर्जिंग मशीन है, कम से कम 2000 से 2500 मशीन हो गए। एक मशीन में एक कमर्शियल सिलेंडर चाहिए जो 19-20 केजी का आता है ना, एक मशीन के डेली एक सिलेंडर चाहिए, तो वो सिलेंडर आज मिल नहीं रहे। तो अमेरिका प्रोडक्ट है, अमेरिका असेंबली वो पार्ट्स आता है, असेंबली पार्ट्स का हमको आज बहुत प्रॉब्लम हुआ है। जो एक हफ्ते 10 दिन से जो ये सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तब से मेरा कोई पार्ट्स आ नहीं रहा। उसकी वजह से पार्ट्स की वैल्यू तो 10 रुपया होती है, लेकिन जो हमारी ये फिनिश गुड प्रोडक्ट है बाथरूम फिटिंग, उसकी 5-5 हजार रुपया वैल्यू होती है। तो 10-20 रुपये की वैल्यू के हिसाब से आज मेरा रुक गया है। एलपीजी की किल्लत और वापस लौटते मजदूरों की खबरें दिल्ली से भी आई हैं। दिल्ली में कुछ को हालात ने लौटने पर मजबूर किया और कुछ लोग लॉकडाउन की अफवाह से लौटने पर मजबूर हुए। अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू ने 27 मार्च को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों पर एक रिपोर्ट की। लिखा कि एलपीजी की कमी की खबरों से घबराहट फैल रही है, जिसके चलते शहर में घरेलू काम और सड़क पर सामान बेचकर गुजारा करने वाले प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौटने लगे हैं। जो अभी रुके हुए हैं वो असमंजस में हैं कि जाएं कि ना जाएं, स्थिति सुधरने का इंतज़ार करें या अपने घर लौट जाएं। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में तमाम दुकानदार बता रहे हैं कि प्रवासी मजदूर कम हो रहे हैं। बेरीवाला बाग के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के अध्यक्ष मोहम्मद सईद खान ने द हिंदू से कहा, मजदूर धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं और नए मजदूर शहर आ नहीं रहे। जो लोग रुके हुए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 913 रुपये तक हो गई है और ब्लैक मार्केट में तो इसकी कीमत 4000 तक छू रही है। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर स्थिति कुछ और नज़र आ रही है। लोगों तक ये पहुंच नहीं रही। दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर, नोएडा जैसे शहरों में लाखों हज़ारों की संख्या में लोग नौकरी करने जाते हैं, लेकिन सबके हिस्से वाइट कॉलर जॉब नहीं है। इनमें ज़्यादातर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी पगार ज़्यादा नहीं होती, कुछ तो दिहाड़ी बेसिस पर काम करते हैं। ऐसे में इनसे ये उम्मीद लगाना कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करके एलपीजी कनेक्शन लिए होंगे थोड़ा ज़्यादा होगा। इस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग या तो किसी दूसरे से गैस सिलेंडर लेकर काम चलाते हैं या फिर आसपास से ब्लैक में खरीदते हैं। इनमें से भी बड़ी संख्या उनकी है जो 5 किलो वाले सिलेंडर से अपना गुजारा करते हैं, घर का खाना बनता है। ऐसे में क्या इन मजदूरों को, क्या इन कामगारों को एलपीजी मिल पा रही है? वो भी तब जब संकट के समय गैस एजेंसी कह रही है कि पहले केवाईसी कराओ फिर सिलेंडर मिलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस स्थिति से सरकार वाकिफ़ है? लेकिन इस बुरे समय में अच्छी खबर भी एक है, वो ये कि एलपीजी के 2 और टैंकर 2 दिन पहले भारत पहुंचे हैं। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए खुला रहेगा, क्योंकि भारत ईरान का मित्र देश है। यानी आगे भी गैस के टैंकर भारत पहुंचते रहेंगे और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये एलपीजी संकट खत्म होगा। पर यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि एलपीजी संकट बड़ा क्यों है और क्यों केंद्र सरकार पीएनजी पर जोर दे रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से भारत के कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, लेकिन पश्चिम एशिया के तेल पर भारत की उतनी निर्भरता नहीं है जितनी एलपीजी और एलएनजी पर है। तेल दूसरी जगहों से खरीदना भारत के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर एलपीजी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसमें से 90% आयात इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होता है, जिसे ईरान ने बीते दिनों बंद किया हुआ था। मतलब भारत की कुल एलपीजी सप्लाई के लगभग 54% हिस्से पर सीधा असर पड़ा है। इसी वजह से सरकार को घरेलू रसोई गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सप्लाई में कटौती करनी पड़ी। फिर भी ये समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी गल्फ से आती है, लेकिन पश्चिम एशिया पर निर्भरता एलपीजी के मुकाबले कम है। हम अपनी नेचुरल गैस की ज़रूरत का लगभग आधा हिस्सा आयात से पूरा करते हैं। 55 से 60% हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते। इसका मतलब है कि इस रास्ते के बंद होने से भारत की नेचुरल गैस सप्लाई के करीब 30% पर असर पड़ा है। इसलिए एलपीजी के मुकाबले एलएनजी की स्थिति थोड़ी बेहतर है। यही वजह है कि सरकार लोगों से एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने की अपील कर रही है।
ये तो ठीक बात है कि जहां पीएनजी है और जो लोग ले सकते हैं उन्हें एलपीजी छोड़कर पाइप्ड गैस लाइन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जहां पीएनजी नहीं है और लोगों को कालाबाजारी की वजह से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, उसका क्या? आप एक कहानी सुनिए। शकील अहमद शेख मुंबई में रहते हैं। सिलेंडर की वहाँ पर भी मारामारी चल रही है। शकील को अचानक से एक दिन पता चलता है कि उनका सिलेंडर जो है वो डिलीवर हो गया, लेकिन उनके घर नहीं, किसी और के। और उन्हें तो पता भी नहीं कि किसको डिलीवर हुआ है उनका, जो उनके नाम पर सिलेंडर बुक था, क्योंकि उन्होंने तो कोई सिलेंडर बुक ही नहीं किया था। शकील ने ऐप पर चेक किया तो पता चलता है कि रात को सिलेंडर बुक होता है, कुछ ही घंटों में डिलीवर भी हो जाता है। शकील का कहना है कि उनके जानने वाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, यानी कनेक्शन किसी और के नाम, सिलेंडर कोई और ले जा रहा है। जब गैस एजेंसी की मैनेजर अनीशा से आज तक के रिपोर्टर दीपेश ने इस पर सवाल पूछा तो गोलमोल जवाब की दिया गया, दुनिया भर की बातें की गई। बस ये नहीं बताया गया कि सिलेंडर कैसे बुक हुआ और किसको डिलीवर हुआ। अंत में बस ये बोली कि जांच करेंगे। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है। लल्लन टॉप के रिपोर्टर रजत पांडे 13 मार्च को नोएडा में एलपीजी संकट पर लोगों से बात कर रहे थे। तब भी लोगों ने लल्लन टॉप के कैमरे पर बताया था कि उनके पास सिलेंडर डिलीवर होने के मैसेज आ रहे हैं, जबकि उनके पास सिलेंडर डिलीवर हो ही नहीं रहा है। सवाल ये है कि 13 मार्च से आज 31 मार्च हो गई, ये ब्लैक मार्केटिंग नोएडा से मुंबई जा पहुंची। इस पर पेट्रोलियम मिनिस्टर के जिम्मेदार लोगों ने क्या कदम उठाए? पुलिस सिर्फ सिलेंडर पकड़कर एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग को नहीं रोक सकती। सिस्टम को भी थोड़ा दुरुस्त करना ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी बिना सिलेंडर के कब तक भूखा रहेगा। एलपीजी पर सरकार ने आज क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। सरकार की तरफ से जारी पीआईबी की प्रेस रिलीज में माना है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। और क्या कहा, कुछ पॉइंट में जानते हैं। कहा कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस खत्म होने यानी ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है। ये भी कहा सरकार ने कि 30 मार्च को ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग बढ़कर 92% हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर गैस की हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC आधारित डिलीवरी 53% से बढ़ाकर 83% कर दी गई। इसको फरवरी से कंपेयर किया गया है। 1 मार्च 2026 से अब तक सरकारी तेल कंपनियों यानी PSU OMCs की तरफ से रोजाना औसतन 50 लाख से ज़्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। यानी सरकार आज भी ये दावा कर रही है कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस खत्म नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर लोग दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर छोड़कर अपने अपने गांव क्यों जा रहे हैं? फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही? और एलपीजी सिलेंडर न मिलने की बात कहां से क्यों आ रही है? और अगर संकट नए किस्म का है, समस्या लोगों के स्थायी कनेक्शन न लेने की है, तो सरकार इसे कैसे दुरुस्त करेगी? बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिहार का नालंदा, मंगलवार का दिन। शीतला माता मंदिर में दर्शन करने गए लोगों के लिए ये दिन भारी पड़ गया। 8 महिलाओं की भगदड़ में जान चली गई। चैत्र महीने का आखिरी मंगलवार होने के चलते आसपास के ज़िलों के लोग भी शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पहले दर्शन करने की जल्दबाजी में धक्का मुक्की शुरू हो गई। खबरों की माने तो भीड़ को संभालने के लिए यहाँ पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे, लिहाजा धक्का मुक्की के बाद अफरा तफरी हुई। कई लोग भीड़ में दब गए। दर्शन करने गए लोगों ने अपना दर्द बयां करा। कुछ लोगों का कहना है कि कोई लाइन में खड़ा नहीं होना चाहता था, इसलिए जल्दबाजी की लोगों ने, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हुई। वहीं कुछ लोगों ने गलती के लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया। जाम लगा हुआ था तो उन लोग को मना करना चाहिए ना, बास भी नहीं लगाया। एक बार सब ज्यादा नीचे गड्ढा है तो रोकना चाहिए ना, उन लोग को रोका नहीं, डायरेक्ट सब कूद गया। तो प्रशासन के कमजोरी से ना मरा आदमी। भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। लेकिन सवाल है कि हर साल होने वाले इस जुटान की तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई थी? जब आम जनता को भीड़ का आभास था तो प्रशासन को क्यों भनक नहीं लगी, या लगी भी तो क्या भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैनेज करना संभव ही नहीं था? हादसे वाली जगह से कुछ ही दूर पर है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके कॉन्वोकेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नालंदा पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नालंदा प्रशासन के सभी आला अधिकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि पुलिस के लोग मंदिर में तैनात थे, लेकिन उन्हें भी इतने भीड़ जुटने की जानकारी, अंदेशा नहीं था। नालंदा के एसपी भरत सोनी ने हादसे का क्या कारण बताया, आप वो भी सुनिए। चैती का मंगलवार को लेकर कुछ भीड़ थी, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से मंदिर समिति द्वारा नहीं दी गई थी।
और उसके संबंध में महिलाओं की अत्यधिक भीड़ वहाँ हुई थी। और पानी में जब वो नहा के उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में जा रही थी, तो एक तो व्रत में भी थी जितनी भी महिलाएं थी, तो प्रांगण में जाने के बाद धूप बहुत ज़्यादा होने से, डिहाइड्रेशन से, सफोकेशन से जो है भीड़ अनियंत्रित हुई और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। इसके संबंध में हम लोग पूरी डिटेल में हम लोग इंक्वायरी करेंगे और एक एसआईटी टीम भी हम लोगों ने गठित की है और आईजी पटना और कमिश्नर पटना के द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। हादसे के बाद अब एक्शन की बात। दीपनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे की हर एंगल से जांच चल रही है। जांच के लिए बना दी गई है एक एसआईटी। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी हादसे पर दुख जताया। प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। हादसे में घायलों और अपनों को खोने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। दूसरी सुर्खी, पूर्व टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके पहले वो टीएमसी में थे और उसके पहले टेनिस की दुनिया में उनका खासा नाम रहा है, हम जानते ही हैं। कानाफूसी तो तब से ही शुरू हो गई थी जब वो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ दिखे थे। कहा जा रहा है कि टीएमसी से बीजेपी में लाने के पीछे नितिन नबीन ही है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पेस ने मीडिया से बात की, पीएम होम मिनिस्टर को थैंक यू कहा, स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत को आगे ले जाने की बात भी कही। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के। 52 साल के लिएंडर पेस कोलकाता में पैदा हुए थे। टेनिस की दुनिया में भारत का खूब नाम उन्होंने किया। 30 साल पहले ओलंपिक में भारत के लिए पदक भी जीता। जानकारों का कहना है कि बीजेपी के लिए बंगाल का सबसे बड़ा चैलेंज है कोलकाता और उसके आसपास के शहरी इलाकों में टीएमसी की पकड़ को तोड़ना। लिएंडर पेस इसमें बीजेपी के काम आ सकते हैं, ऐसी उनको उम्मीद है। मिडिल क्लास और यूथ के बीच उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। फिलहाल उन्हें टिकट अब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी उन्हें उतारती है चुनाव में और अगर उतारती है तो किस सीट से। दूसरी तरफ असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुल 31 वादे, घुसपैठियों से ज़मीन वापस लेना, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, 2 लाख नौकरियां देना, ऐसी बातें घोषणा पत्र में की गई हैं। और अब एक ज़रूरी सूचना लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आ गया है बेहद दिलचस्प सीरीज़ जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज़ में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियाँ जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे, या हो लेफ्ट का उभार, या ममता बनर्जी के हाथों लेफ्ट का धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे लल्लन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पर। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।